कैसे सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उन्हें देख लें। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन के अगर बेसिक फार्मूले बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको तो हम डायरेक्टली आंसर उसका निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होने के कारण हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल मेथड है इंटीग्रेशन के लिए, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कैसे होगा? अगर फंक्शन आपके पास इस टाइप से आ जाए कि एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन है, जिसे आप लिख सकते हो f'(x) dx। ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) लिखा, डैश लगा है, इसका मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका। तो इसमें करते क्या हैं, पुट f(x) इक्वल टू कोई अदर फंक्शन लिख लेते हैं अपने तरफ से, मान लिया t। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा f'(x) और ध्यान रखना t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, f'(x) इंटू x का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt। डिफरेंशिएशन में ये बात बताया था, f(x) है तो f का डिफरेंशिएशन होगा f'(x) और इस x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, x के रिस्पेक्ट में होता तो dx/dx 1 हो जाता, t के रिस्पेक्ट में इसलिए dx/dt हो जाएगा। इधर t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt/dt। तो f'(x) dx/dt इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर dt/dt 1, या ऐसे ही रखें इसको तो 1 लिख लेता हूँ, या यहाँ पर f'(x) इंटू dx dt को इधर भेज दें, इक्वल टू हो गया dt। ठीक है, f'(x) dx इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। अब ये वाला जो वैल्यू आया इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में, तब i क्या बन जाएगा, इंटीग्रल इस f(x) को हमने माना कितना t, तो इसकी जगह t हो गया, और f'(x) और dx, f'(x) dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो ये आपके पास क्या बन गया, t dt। और अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस एक कांस्टेंट c। लास्ट में t की वैल्यू रखना है यहाँ से, t कितना है f(x), तो इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा f(x) का होल² प्लस c। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि f(x) मल्टीप्लाई में हो सकता है f(x) नीचे डिवाइड में भी आ जाए, तो भी यही मेथड आपको चलाना है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पर देखते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले से ही। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन साइन कॉस के पढ़े हैं सिर्फ, बाकी स्क्वायर में आ गया था। तो साइन कॉस का इंटीग्रेशन एक बार याद कर लो। अगर आपके पास साइन x है, इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये होता माइनस का cos x प्लस c। और अगर आपके पास cos x है, इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये होता है sin x प्लस c। ये दो इंटीग्रेशन सिर्फ हमने पढ़ा था, बाकी tan cot ये सब तो बचे हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि tan x का इंटीग्रेशन बताओ, ये इंटीग्रेशन आ जाए, तो इसका फार्मूला नहीं अपने पास, तो फार्मूला तो आपको याद करना है, लेकिन उससे पहले कहाँ से आया फार्मूला, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया, उसको जान लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो tan x को याद करो, क्या लिख सकते थे, sin x/cos x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। अब समस्या किसको माना जाए, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए dx के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसलिए आप cos x को मानेंगे, ना कि sin x को। तो यहाँ पर मान लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू t।
डिफरेंशिएट करिए इसको, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता माइनस का साइन एक्स। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है, विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, याद रखिएगा। और थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स और एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, सिर्फ डी एक्स लिखिए और टी का इधर लिख दीजिए डी टी, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर x का होता डी एक्स बाई डी टी, इधर t का t के रिस्पेक्ट में हो जाता 1, फिर dt को इधर भेजते, तो उससे बेहतर है आप ऐसे सीखो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और x का हो गया dx और t का हो गया dt। समझ में आया? साइन x dx इक्वल टू माइनस का dt हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू आई और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को उठा के इस इंटीग्रेशन में रख देंगे, क्या बनेगा, i इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हुआ, और नीचे कॉस एक्स है, इस किसके बराबर हो गया, t के, यानी कि माइनस बाहर कर दें, 1/t का इंटीग्रेशन याद करो क्या था, जब आप इंटीग्रेट करते थे dt/t तो ये होता था log t प्लस c, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पर माइनस बाहर हो गया log t प्लस c, log t की वैल्यू कितना है, cos x, तो माइनस का log cos x प्लस c, यह आपके पास इंटीग्रेशन आ गया किसका, tan x का, ठीक है। अब देखो ये माइनस हटाने का एक तरीका है, अगर मैं इसको 1/cos x लिख लूँ तो ये माइनस गायब हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ tan x dx इक्वल टू, माइनस गायब करने का तरीका है यहाँ पर log cos जो है इसको 1/cos x लिख लो तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस c, 1/cos x कुछ होता है, तो 1/cos x होता है sec x, तो ये log sec x हो गया। tan x का ये इंटीग्रेशन का फार्मूला भी आ गया अपने पास, और हमने सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाया जाता इसको भी हमने सीख लिया। क्वेश्चन है इंटीग्रेट cos क्यूब x sin x, यानी कि आपको cos क्यूब x और sin x का जो मल्टीप्लिकेशन इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले पहचानना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, जिस पर पावर लगा होता है उसी को एज्यूम करना, ध्यान रखना, क्योंकि cos क्यूब x तो डिफरेंशिएशन में आएगा नहीं, इस वजह से आपको इसी को एज्यूम करना है, और साइन आ ही जाता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको i से लिख दिया, पुट cos क्यूब वाले को मत मान लेना, क्यूब नहीं मानना, सिर्फ cos x मानना, क्योंकि देखना ये किसका डिफरेंशिएशन अपने पास उपलब्ध है। तो cos x का डिफरेंशिएशन में साइन आ जाता है, तो cos x को t मान लीजिए और cos x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू t। cos x का डिफरेंशिएशन होता है या डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx, और इधर t को लिख देंगे हम क्या, dt, ठीक है। माइनस को हटा दें और माइनस को इधर पहुंचा दें, ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इस इंटीग्रेशन i में सब्स्टिट्यूट करेंगे, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x को माना है t तो ये हो गया t क्यूब, और sin x dx आ गया माइनस का dt, माइनस बाहर कर देता हूँ और लिख देता हूँ dt, t क्यूब dt इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, t पावर 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन क्या होता है याद करो, x पावर n है अगर तो ये होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। इसके अकॉर्डिंग ये t पावर 3 प्लस 1 यानी 4, नीचे 3 प्लस 1 यानी 4 प्लस c। लास्ट में ध्यान रखना t को हटाना भी आपका काम है, तो t की जगह cos x हो जाएगा, तो माइनस का cos x पावर 4 यानी cos पावर 4x/4 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ऊपर tan इनवर्स x है, नीचे है 1 + x²।
तो अपने पास कुछ दिमाग में आ रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लिख लें tan इनवर्स x इक्वल टू टी और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिलेगा? tan इनवर्स t का डेरिवेटिव या tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का हो जाएगा dx और इधर t का हो जाएगा dt। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, ये आपके पास जो इंटीग्रेशन है i, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हो, लिख सकते हैं आराम से। tan इनवर्स x कितना एज्यूम किया हमने? t, और 1/x स्क्वायर dx ये किसके बराबर आ चुका है? dt के, तो t dt हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, क्या हो जाएगा? t पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। लास्ट में ध्यान रखना t की वैल्यू को रखना कितना? tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है sec x इंटू लॉग sec x प्लस tan x dx। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए अपने पास दो फंक्शन तो दिख रहे हैं, लेकिन आपको देखना है किसका इंटीग्रेशन कौन होता है। सॉरी, इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, जो कि है ही नहीं। अब बचा क्या अपने पास? ये वाला फंक्शन। ट्राई करते हैं, देखते हैं। पुट लॉग sec x प्लस tan x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या बनेगा? log x का डेरिवेटिव याद करो क्या होता था? 1/x, x के प्लेस पर इतना चलेगा, sec x प्लस tan x। कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म होती थी, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। sec x प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन देखो, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x dx इक्वल टू t है, t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt। इसमें आप sec स्क्वायर x नहीं sec x कॉमन कर सकते हो, sec x कॉमन करेंगे, बचेगा यहाँ tan x प्लस इसमें एक sec x बचेगा, dx है, नीचे देखिएगा क्या है? sec x प्लस tan x। ये दोनों कट गए, इधर है dt, याद रखिए। तो बचा क्या? sec x dx और इधर बचा dt, ये पार्ट आया। मतलब कि log वाले पार्ट को मानने से काम बन गया। इतने की जगह t रख दो और sec x इंटू dx ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? dt। अगर इसको i से लिख दें तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा? इस पार्ट को एक साथ रखना, इतने को सिर्फ हमने माना t हो गया, और ये मिलकर के sec x और dx मिलके क्या हो गए? dt। ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू रख दो, कितना है t? log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, इसका पूरे का ध्यान रखना, इस पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो इधर फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी पहचानिए किसको एज्यूम किया जाए जिससे काम बन जाए। यहाँ e पावर रूट एक्स है, साइन e पावर रूट एक्स है, नीचे रूट एक्स है, dx है। तो इसमें मैं थोड़ा सा काम ज़रा देखना कैसे करता हूँ। e पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स ऐसे लिख लेता हूँ, और एक पार्ट ये बना देता हूँ साइन e पावर रूट एक्स dx। क्या हम साइन वाले पार्ट को मान करके डेरिवेटिव करके ये ला सकते हैं? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन का जब डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आएगा, जो कि है नहीं। अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एज्यूम करने का जो यहाँ पर चांस है वो किसका है?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का, तो यहाँ पर पुट करें ई पावर रूट एक्स इक्वल टू टी। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स, इधर डी टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी टी। अब ज़रा ध्यान से देखना, ई पावर रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2। फार्मूला अप्लाई कर दें, x पावर 1/2 -1, याद करो क्या होता था, ऐसे पहले होता था nx पावर n-1, उसके अनुसार 1/2 x पावर 1/2 -1 हो जाएगा इंटू x का dx, और इधर dx बाई dt इधर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो e पावर रूट x पावर 1/2 -1 क्या होता है, आधा में से एक निकाल दो तो माइनस आधा, पावर -1/2 बनेगा। कितना बनेगा, -1/2। जब -1/2 तो नीचे रूट x हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा ये वाला 2 और ये रूट x, dx और dt को इधर भेज दीजिए। अभी भी एक मामला फंसा है, e पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स तो है लेकिन ये 2 नहीं है, तो क्या करते हैं, इस 2 को हटाते हैं इधर से और पहुंचाते हैं इधर। समझ में आया, थोड़ा ध्यान से। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं इस इंटीग्रेशन में, तो क्या बनेगा, रख कर देखते हैं। इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो 2dt होगा, और ये साइन e पावर रूट एक्स को मानेंगे कितना हम, t, और ये दोनों को बनाकर कितना लिख देंगे हम, 2dt। ठीक है, 2 को तो बाहर कर लो, कांस्टेंट है, साइन t आ गया, साइन t का इंटीग्रेशन करना है, साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस t प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू रखना सबसे ज़रूरी है, जो कि कितना, e पावर रूट x, तो ये हो जाएगा -2 cos e पावर रूट x और प्लस c। यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्या, कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस तो करो। डिफ्रेंशिएशन की आपकी प्रैक्टिस है अगर, तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता तो इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, इसलिए पहले आप डिफ्रेंशिएशन पर अपनी पकड़ मजबूत करिए। ओके, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके द्वारा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बुकों में, उनको उठाइए, सॉल्व करिए, काफ़ी प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस पर पकड़ बना पाओगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद एक ज़रूरी चीज़ जो है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन। काफ़ी आसान होता है। अभी तक हमारे पास इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं रहती थी, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता था जो कि डेफिनिट नहीं होता था, इसलिए उसका नाम था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बट इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम डेफिनिट रखा गया है। कैसे, इसमें लिमिट लगता है, ध्यान रखना। इसमें अगर आपके पास इफ़ ऐसा हो कि डेरिवेटिव आप निकालते हो f(x) का, और ये मिलता है आपके पास f(x), देन अगर आप इंटीग्रेशन करते हो इस f(x) का, या सिंपली ऐसा मान लो, इसको f'(x) मान लो, और अगर आप f'(x) का करते हो इंटीग्रेशन, बट इस बार आपके पास लिमिट हो a और यहाँ दे दिया p। a जो कहलाता है ये लोअर लिमिट होता है, और ये जो b है इसको कहते हैं हम अपर लिमिट। किसकी लिमिट होती है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी, यानी x कहाँ से लगाकर कहाँ तक वेरी करेगा ये बताता है इसका लिमिट।
तो जब ये इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जिसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया था वो बनता है, और प्लस आप एक कांस्टेंट सी लगाते थे, लिमिट लगा दो ए बी। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट ध्यान रखना x के प्लेस पर रखा जाता है, x के प्लेस पर b रखो, एफ बी प्लस सी, माइनस लगाइए, फिर से आप क्या करिए x के प्लेस पर दूसरा लोअर लिमिट रखिए, एफ ए प्लस सी, ब्रैकेट खोलते हैं अंदर, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस माइनस सी, सी और सी कैंसिल हो गया, क्या बना एफ बी माइनस एफ ए। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स व्हेन लिमिट इज गिवन। तो इसमें देख सकते हो नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। कंफर्म? मतलब इसका काम क्या भाई, करेंगे क्या इससे हम, तो इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है आपको एरिया कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपके पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अपने पास कोई कर्व है एक्स वाई प्लेन में, मान लेते हैं कि ये ऐसा कोई कर्व है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये वेरी करता है एक यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये है x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी। अब इसके अंदर जितना ये एरिया आ रहा है, आपसे कहा जाए इस एरिया को कैलकुलेट करो। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा तरीका अपने पास पता कि छोटे छोटे रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट करें और उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इसको प्लस कर लें। जैसे कि हम क्या करें, ये एक छोटा सा पार्ट इतना सा ले लिया हमने, ये एक रेक्टेंगल मिला, और इस रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई जानते हैं, वो लगा लें। तो ये इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक y हो गया, और ये वाला यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ये जो हो गया, ये मान लेते हैं कितना छोटा सा एलिमेंट dx। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको नाम दे दूँ पी क्यू आर और एस, तो इस पी क्यू आर एस का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो ये बन जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई y इंटू डी एक्स। दिस इज एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल। नाउ अब आपके पास क्या है, पूरे को निकालना है ना, ये छोटा सा एरिया है, इसको मैं डी ए से लिख दूँ। पूरा एरिया निकालना तो क्या करें, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप, ऐसे एक स्ट्रिप और बनाएं, फिर एक और बनाएं, फिर एक और बनाएं, छोटा 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 ऐसे बनाते चले जाएं, और छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकालते जाएं और सबको क्या करें, प्लस करते जाएं। सबको जब प्लस कर लेंगे टोटल एरिया मिल जाएगा, और प्लस करने का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक तरीका है, उसी का नाम है इंटीग्रेशन। तो इसको जब टोटल एरिया आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल एरिया अंडर कर्व, तो वो बन जाएगा इधर डी ए का इंटीग्रेशन, इधर वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन। डी ए टोटल एरिया शुरू में कुछ नहीं, बाद में ए मान लिया, और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, a से लगाकर b तक आता है, तो ये इसकी लिमिट हो गई a टू b। y की वैल्यू आप रख लेंगे कितना, fx, तो a टू b fx dx, दिस विल बी एरिया। ठीक है, समझ में आया। डी ए का एरिया ए ही होता है, तो इसको आप टोटल एरिया अगर ए हो तो ए से भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू ये बन गया। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एरिया के कैलकुलेशन में, इसी तरह से वॉल्यूम के कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल होता है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में भी इस्तेमाल होता है। तो आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। ठीक, क्वेश्चन है लिमिट 1 to 3 इंटीग्रेट 1/x dx। ठीक है, यानी इंटीग्रल 1/x dx आपको सॉल्व करना है। लिमिट दे रखा 1 to 3।
1/x का इंटीग्रेशन याद है क्या होता है? log x होता है। लिमिट रख लो। पहले अपर लिमिट को रखेंगे कहाँ? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, यानी x के प्लेस पर। क्या हो जाएगा? log 3 माइनस लगाएंगे, x के प्लेस पर दूसरा लिमिट रखेंगे log 1। तो log 3 माइनस log 1 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 0। सो आंसर विल बी log 3। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन में दे रखा y² dx, जबकि दे रखा x² + y² = a²। तो पहला काम क्या होगा? इस y को कन्वर्ट करो x में, क्योंकि x और y एक सर्कल को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो निकालते हैं। यहाँ से y² = क्या हो जाएगा? x² इधर जाएगा, a² - x²। तो ये y² की वैल्यू इसमें रख दो। क्या बनेगा? 0 to a, y² की जगह हो जाएगा a² - x² dx। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करें। a² में तो x है नहीं, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, dx आएगा तो इसका x हो जाएगा। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3। लिमिट है 0 to a। लिमिट किसके प्लेस पर रखना है? x के प्लेस पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो a² × x के प्लेस पर a माइनस x के प्लेस पर a रखेंगे, और 0 रखने पर ये भी 0, ये भी 0। तो क्या हो जाएगा? a³ - a³ 3। 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3a³ - a³ यानी 2a³ 3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना, ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, बट ये कोई बेसिक फंक्शन नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। log x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x मिल जाएगा, इसलिए पुट log x = t। डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और x का हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा dt। अब समस्या यहीं पर नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप फंक्शन को चेंज करते हो, उस केस में लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। व्हेन पहला लिमिट क्या है? 1, वो भी किसकी थी? x की। x = जब 1 है तो t = कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 रख दो। log, क्योंकि t कितना है? log x के इक्वल है ना, तो t = हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0। फिर दूसरी लिमिट रखें, x = दूसरी लिमिट क्या है? 2 है। x = 2, तो t = क्या हो जाएगा? यहाँ पर x के प्लेस पर 2 हो जाएगा, log 2। ठीक है। तो अब अपने पास ये जो इंटीग्रेशन था वो कैसा कन्वर्ट हो गया? 1 के प्लेस पर कितना आ गया? 0, और 2 के प्लेस पर कितना आ गया? log 2। cos log x को हमने क्या माना? t, और नीचे बचा 1/x, और ये dx क्या हो गया? इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/x dx कितना हो गया? dt। समझ में आया? गलती लोग यहीं पर करते, लिमिट चेंज करना भूल जाते, तो लिमिट भी चेंज करना है। इंटीग्रेट कर दो, cos t इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t। 0 है, यहाँ पर है log 2। t के प्लेस पर वैल्यू रखना, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा sin log 2 माइनस sin t के प्लेस पर 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बन जाएगा sin log 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। कंफर्म? उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपका ये पार्ट क्लियर हो जाए। और फिजिक्स के लिए आपको इतनी इंटीग्रेशन अगर आती है तो ये इनफ है, पर्याप्त है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। बाकी मैथ्स वालों के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है इंटीग्रेशन में। केवल इतना ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा मैथ्स वालों का, उनको तो बहुत कुछ सीखना है। ठीक है। बट फिजिक्स के लिए सिर्फ इतना जानते हो
तो आपके लिए इनफ है, पर्याप्त।